हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप के बारे में और उनकी जो नेमिंग होती है वो कैसे करी जाती है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि कहीं पर ऐसा लिखा होता है YD11 और कहीं पर लिखा होगा DY11। तो बेसिकली इन चीज़ों का मीनिंग क्या होता है ये हम आज समझने वाले हैं। और 3 फेज ट्रांसफार्मर के जितने भी कनेक्शन होते हैं वो हम इस वीडियो में या फिर इसकी जो सीरीज़ अब आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले हमें KCL KVL के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, थोड़ा बहुत हमें फेज़र के बारे में भी पता होना चाहिए। एक्चुअल में जो AC में जो फेज़र्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उन पे लीडिंग लैगिंग अगर हम दिखाएं तो वो कैसे दिखाया जाता है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली ये जो दोनों है ये नेटवर्क थ्योरी का पार्ट होता है। हम इसको नेटवर्क थ्योरी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अब बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है या फिर इसकी जो नेमिंग है वो किस टाइप से करी जाती है और क्यों करी जाती है, ऐसे ही क्यों करी जाती है। तो सबसे पहले हमें 3 फेज के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो स्टार होता है, दो कनेक्शन होते हैं 3 फेज में। एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज होती है। कहीं अगर डेल्टा की बात करी जाए तो यहाँ पर जो लाइन करंट होती है वो √3 ऑफ फेज करंट के होती है। और अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक चीज़ और जानने वाली है जो कि स्टार कनेक्शन में, वो ये है कि जो यहाँ पे लाइन वोल्टेज है वो लीड करती है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री। यानी कि जो लाइन वोल्टेज है वो लीड करेगी फेज वोल्टेज से, आगे रहेगी 30 डिग्री आगे रहती है। वहीं यहाँ पर लाइन करंट लैग करती है फेज करंट से 30 डिग्री। यहाँ पर लैगिंग होता है पर किसमें, लाइन करंट में। यहाँ पर लीडिंग होता है पर वोल्टेज में। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल से उठाएंगे और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ मेरे पास ये एग्जाम्पल दिया है। मान लो कहीं पर ये लिखा है YD1। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में जो भी लिखा रहता है उसका मतलब होता है ये हाई वोल्टेज को दर्शा रहा है, या फिर हाई टेंशन बोल सकते हैं। ये कैपिटल्स ब्लॉक में लिखा होगा, कैपिटल लेटर में लिखा होगा, ठीक है। और जो स्मॉल में लिखा होगा ये हमें दिखा रहा है लो वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा हाई वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का वो स्टार में कनेक्टेड होगा। ये वाई मतलब क्या होता है, स्टार। और जो डी दिखा रहा है स्मॉल में, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज जो होगी मेरी वो डेल्टा कनेक्टेड होगी। और ये जो यहाँ पे 1 दिखाता है ये दिखाता है फेज शिफ्ट को, मतलब स्टार और डेल्टा के बीच में फेज शिफ्ट कितना है। तो क्या 1 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, नहीं। ये एक्चुअली में चलता है क्लॉक के हिसाब से। अब क्लॉक के हिसाब से कैसे चलता है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं। पर पहली बात तो ये है कि 3 फेज में दो वोल्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइन वोल्टेज, एक होती है फेज वोल्टेज। तो ये जो 1 है ये किस वोल्टेज के बीच का फेज दिखा रहा है, लाइन वोल्टेज के कि फेज वोल्टेज के। तो आंसर है ये जो 1 लिखा है यहाँ पर ये दिखा रहा है लाइन वोल्टेज के बीच का फेज।
मतलब प्राइमरी या फिर हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की जो लाइन वोल्टेजेस हैं उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वोल्टेज का। यानी कि वोल्टेज का कहने का मतलब है एंगल में कितना डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है ये दिखाएगा। पर किस टर्म्स में? लाइन वोल्टेज। इफ यहाँ पर हम फेज वोल्टेज की बात नहीं करेंगे। अब ये वन कैसे है, आइए देखते हैं। ये चलता है क्लॉक के हिसाब से। अब क्लॉक कैसे? जैसे मैंने कहा कि जब घड़ी में 1 बज रही होती है, यहाँ पे 12 लिखा होता है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6 लिखा होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ऐसे करके सारी क्लॉक बनती है। पर अगर घड़ी में 1 बज रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा मिनट हैंड होगा जो कि सबसे घड़ी की बड़ी सुई होती है, और ये तुम्हारा आर हैंड होगा मतलब घंटे की सुई। तो ये अगर एक में है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, ये होता है 30 डिग्री। ये कैसे आया कि हमारी घड़ी में जो पूरा सर्कल होता है वो 12 नंबर लिखे होते हैं उसमें 1 to 12। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, में 12 नंबर आ रहे हैं। एक जो नंबर होगा वो कितना डिग्री को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, 30 डिग्री को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार और डेल्टा या फिर मैं बोलूँ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 है। इसका कहने का मतलब क्या है, 30 डिग्री का है। अब कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है ये जानने के लिए हमें और डिटेल में इसके जाना पड़ेगा। कैसे? एक चीज़ पहले हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, हम कोई भी चीज़ अगर किसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि लीड कर रही है लैग कर रही है तो हम सबसे पहले रेफरेंस सेट करते हैं। तो हमने ये 12 जो है वो रेफरेंस सेट कर दिया। रेफरेंस कहने का मतलब हम जो भी मेजर करेंगे हम 12 के रिस्पेक्ट में देख के करेंगे। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी सुई है जिसको हम बोलते हैं मिनट है, इसको हमने यहाँ 12 पे फिक्स कर दिया और ये हमारी दिखाती है हाई वोल्टेज को। मिनट हैंड हमारी क्या दिखाएगी, हाई वोल्टेज को दिखाएगी और ये फिक्स रहेगी यहाँ पे। और जो लो वोल्टेज साइड होगी वो आर एंड होता है, वो घड़ी की जो आवर वाली सुई होती है यानी कि घंटे वाली जो सुई होती है वो रोटेट करती रहती है, ये दिखाती है लो वोल्टेज को। लो वोल्टेज को अब ये जो मूव करती रहेगी इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता जाएगा, वेरी करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ YD11, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 11 होगा। तो ये जो मिनट हैंड है ये तो यहाँ पे फिक्स रहेगा हाई वोल्टेज। जो आर हैंड है वो कहाँ पे होगा, 11 पे होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। पर मैं बोलूँगा क्या कि ये जो हाई वोल्टेज साइड है ये पीछे है लो वोल्टेज साइड से। कितना डिग्री पीछे है, 30 डिग्री। या फिर मैं ये बोलूँ कि जो लो वोल्टेज साइड है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है किससे, हाई वोल्टेज से। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, लो वोल्टेज साइड लीड हाई वोल्टेज। किस टर्म्स में, लाइन वोल्टेज के टर्म्स में ही। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो लो वोल्टेज साइड लीड हाई वोल्टेज साइड बाई 30 डिग्री। या फिर मैं ये बोलूँ अगर मैं लैगिंग के टर्म्स में देखना चाहता हूँ तो इसको मुझे पूरा सर्कल घुमा के ऐसे लाना पड़ेगा। ये जो एंगल होगा ये बोल सकते हो क्या कि लो वोल्टेज साइड लैग हाई वोल्टेज साइड बाई 330 डिग्री। क्यों, 30 तो ये पूरा है, पूरा सर्कल कितने का होगा, 360 का पूरा सर्कल है, -30 कर दो तो कितना आ जाएगा, 330। अगर तुम्हें लीडिंग लैगिंग के बारे में पता होगा तो तुम इसको आसानी से समझ सकते हो, जो कि इस
जो लेक्चर की थी प्री रिक्विजिट है ही कि तुम्हें लीडिंग लैगिंग फेजर फूजर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब करते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर आ जाएगा तो उसकी हम नेमिंग करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल हमें एक कनेक्शन दे दिया गया है, ये कनेक्शन, अब बोला गया है कि ये है क्या, इसकी जो है नेमिंग करनी है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, ये जो हमारे पास सबसे पहले दिया है इसको हाई वोल्टेज मान लीजिए, इसको लो वोल्टेज मान लीजिए। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कैसे करी जाए। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कनेक्शन दे दिया जाए तो ये जो टर्मिनल्स बाहर निकले, ये वाले A2 B2 C2, ठीक है, इन्हीं को नाम दे दो A B और C। कुछ बातें यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है, और ये क्या हो गया यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c तुम बोल सकते हो। अब कुछ बातें यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, फेज़ रेशो देखा जाएगा हमेशा। कहने का मतलब ये अगर इस ट्रांसफार्मर का एक फेज़ है ये वाला, तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस कराएगा ये अपने ही फेज़ में वोल्टेज इंड्यूस कराएगा, यानी कि ये ए में ही वोल्टेज इंड्यूस करवा सकता है और सेम पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस कराएगा। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे V एंगल 120 डिग्री जनरेट हो रहा है, या फिर मैं क्यों दे रहा हूँ इसको V एंगल 120 डिग्री, तो इसका जो सामने वाला फेज़ होगा, यानी कि इसका जो ये A वाला ही फेज़ होगा, ये भी मैग्नीट्यूड में तो फ़र्क आ सकता है पर एंगल क्या होगा 120 डिग्री पे ही जनरेट करेगा। ये समझने वाली बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी नेमिंग दे देते हैं। और स्टार्टिंग में हम क्या एज्यूम करेंगे, स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, यानी कि हम A B C, ये हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का कहने का मतलब क्या है कि अगर A 0 पे है तो B क्या होगा उससे 120 डिग्री और C क्या होगा उससे 240 डिग्री पीछे होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 0 पे होगा तो ये -120 होगा, ये +120 होगा, या फिर -240 होगा, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करी जाएगी, तो इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। बेसिकली तुम फेजर से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे उस जो भी ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनसे नहीं करने वाला। मैं पूरी की पूरी नेटवर्क लगाने वाला हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि कोई भी जो A2 टर्मिनल है इनको पॉजिटिव मान लो और जो A1 वाले हैं उनको नेगेटिव मान लो। तो सेकेंडरी साइड भी जो A2 वाले हैं उनको तुम्हें पॉजिटिव मानना पड़ेगा और A1 है उनको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे A1 पे डॉट A2 पे डॉट लगाता हूँ तो सेकेंडरी साइड भी A2 पे ही डॉट लगेगा। फिर यहाँ पे मैं B2 पे डॉट लगाता हूँ तो सेकेंडरी साइड भी B2 पे ही मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर C2 पे डॉट लगाता हूँ तो टर्शरी साइड सेकेंडरी साइड भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, C3 पे ही डॉट लगाना पड़ेगा। अब बात ये है कि जो A1 फेज़ है वो इंड्यूस अपना जो EMF इंड्यूस करेगा वो A फेज़ पे ही करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मानूँ तो जो A फेज़ होगा उसमें प्लस माइनस ये V एंगल 0 में एज्यूम कर लेता हूँ। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस सबसे पहले वोल्टेज क्या होगी, 0 वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर भी क्या होने वाली है, V एंगल 0। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में फ़र्क हो सकता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज माना है और ये लो वोल्टेज माना है, तो फ़र्क होगा। बस मैं अपनी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को सेम वोल्टेज में मान रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ एंगल देखना है, फेज शिफ्ट देखना है, मुझे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो मैंने इसको क्या मान लिया, V एंगल 0 पे मान लिया। दूसरी बात है डॉट का मतलब ये कहीं नहीं होता कि डॉट का मतलब पॉजिटिव होगा। डॉट का मतलब ये होता है कि जो पोलैरिटी A2 की होगी वही पोलैरिटी स्मॉल A2 की भी होगी यहाँ पे। कहने का मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव मानता तो यहाँ पे भी A2 को मुझे नेगेटिव मानना पड़ता। वो तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम यहाँ पे नेगेटिव मानना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो तुम्हें सेकेंडरी साइड पे भी चेंज करना पड़ेगा। सेम अगर मैं A2 की B2 की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव V एंगल -120 ले लिया है। सेम C2 की बात करूँ तो मैं यहाँ पे V एंगल +120 ले लिया। सेम यहाँ पे जब यहाँ पे B2 में -120 है तो यहाँ पे भी क्या होगा
माइनस 120। और यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि C2 में क्या है प्लस 120 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस 120। अब बात आती है कि हमें कैलकुलेट करना लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज के बीच का ही एंगल देखना है। तो ए फेज़ मेरा ये रहा, बी फेज़ मेरा ये रहा, KVL लगाओ। तो मैं अगर यहाँ से चलूँ VA माइनस, मैं यहाँ से चला KVL लगाते हुए VA माइनस, और ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज गेन हुआ तो प्लस V एंगल माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू मेरे को VB मिल गया। तो VA माइनस VB को मैंने क्या बोल दिया, VAB बोल दिया, माइनस ऑफ एंगल माइनस 120 डिग्री। अब अगर मैं थ्री फेज की बात करूँ तो हम कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये मेरा जीरो रेफरेंस है, और ये क्या है माइनस 120 एक्सेस है, और ये क्या है प्लस 120, तीनों के बीच में क्या है, ये मेरा रेफरेंस माइनस 120 प्लस 120, ठीक है। तो ये क्या है, ये आया मेरा V एंगल माइनस 120, V एंगल माइनस 120 तो ये वाला होना चाहिए, पर ये नेगेटिव भी आया साथ में, तो ये वाला फेज हो जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट, इसका पॉजिटिव ये रहा तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये होगा। तो इसी को मैंने क्या कह दिया, ये है मेरा VAB, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये VAB पता चल गया कि रेफरेंस से कितने डिग्री पे होगा। तो ये एंगल तो मुझे पहले से पता है, ये मेरा क्या है 120 डिग्री है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। बेसिकली मैंने किया कुछ है नहीं, 180 माइनस 120 कर दिया, तो वहाँ पे 60 मुझे पता चल गया, ठीक है। अब सेम टू सेम मैं इसका एंगल भी निकालूंगा, दूसरे वाले सेकेंडरी साइड का एंगल भी निकालता हूँ। तो मैंने किया क्या है, VA से KVL लगाया, VA माइनस V एंगल 0, मुझे B तक पहुँचना है, VA माइनस V एंगल 0 प्लस V एंगल माइनस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू V एंगल 0 माइनस ऑफ V एंगल माइनस 120 डिग्री। अगर मैं इसको फेजर में बनाऊँ तो ये मेरा रेफरेंस हो गया, और यही मेरे पास क्या है V एंगल 0 है, इससे माइनस 120 ये यहाँ पे हो जाएगा V एंगल माइनस 120, पर मेरे को जोड़ना किसको है, ये माइनस इसका नेगेटिव। अब दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दो फेजर को आपस सब्ट्रैक्ट कर दो, या V एंगल 0 प्लस माइनस ऑफ V एंगल माइनस 120 डिग्री, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, किन दोनों को, नेगेटिव ऑफ V एंगल माइनस 120 को आपस में जोड़ दो। तो ये अगर मेरा V एंगल माइनस 120 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 60, अगर मैं मैग्नीट्यूड को सेम मानूं, और जो एंगल मेरा निकलेगा कितने पे निकलेगा 30 डिग्री पे, हाफ पे रिजल्टेंट निकल जाता है, 30 डिग्री पे निकलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा VAB है, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, बल्कि इसको यहीं पे कर देते हैं, जो मेरा हाई वोल्टेज का था वो रेफरेंस के साथ कितने का एंगल बना रहा था, ये मेरी रेफरेंस एक्सेस हो गई, रेफरेंस से 60 डिग्री है VAB, और जो लो वोल्टेज है वो 30 डिग्री है, ये यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और जो लो वोल्टेज है वो क्या है 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी लाइन वोल्टेज है वो क्या कर रही है 30 डिग्री लीड कर रही है, किससे, लाइन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी लीड कर रही है लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी से, यानी कि हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज लीड कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लॉक में बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाई वोल्टेज तो मेरा यहीं पे रहेगा जो कि 12 पे फिक्स रहता है, और लो वोल्टेज कहाँ से 30 डिग्री पीछे है, यानी कि वो कहाँ आ जाएगी 1 पे आ जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो कनेक्शन का नाम है ये है डेल्टा Y1। अब किसी को इस चीज़ में डाउट हुई कि ये यहाँ पे सॉल्व कैसे किया गया, इसको मैं एक बार बता देता हूँ।
जैसे हमारे पास जो आया था v स्मॉल ए बी, वो आया था v एंगल 0 माइनस v एंगल -120, ये आया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, काम करो मैग्नीट्यूड को 1 ले लो, क्योंकि अपने को एंगल से मतलब है, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूँ 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120, इनका रिजल्टेंट कितने एंगल पे निकलता है मुझे वो निकालना है बस। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि v एंगल -1, p एंगल 1 एंगल 0, तो ये एक्सेस हो गई 1 एंगल 0 की, माइनस ऑफ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैंने पीछे बताया था प्लस करके इसको नेगेटिव कर दिया कि नेगेटिव में, तो 1 एंगल -120, तो ये एक्सेस हो गई, ये हो गई 1 एंगल -120, पर इसका मेरे को नेगेटिव लेना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका ये कर दिया, तो ये हो जाएगी मेरी ये वाली नेगेटिव लेके इसका, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट 30 पे आता है, मैंने उस टाइम डायरेक्ट बोला था। अब 30 पे कैसे आता है, अगर तुम वो समझना चाहते हो तो थोड़ा सा एक तुम्हें बेसिक चीज़ के बारे में कुछ पता होनी चाहिए। वो ये चीज़ है, अगर ये मेरी कोई एक्स एक्सिस है, अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा, हल्का फुल्का बताता हूँ, ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई मेरा वेक्टर है जो कि आर है, और ये इसका जो एंगल है थीटा है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो आर कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसका जो प्रोजेक्शन आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो प्रोजेक्शन इसका यहाँ आ जाएगा। और अगर वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन देखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बेसिकली ये एक्स डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ एक्स और वाई एक्सिस में इसको दिखाना चाहूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि तुम एक्स में पहले एक्स एक्सिस में कितना चलो, आर कॉस थीटा चलो, तो मैं यहाँ से एक्स एक्सिस में आर कॉस थीटा चला, और वाई एक्सिस में आर साइन थीटा चलो, तो मैं वाई एक्सिस में आर साइन थीटा चला, तो बेसिकली मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, आर पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये बताती है यहाँ से। तो वैसे ही अगर मुझे दो वेक्टर्स या फिर दो फेजर्स जोड़ने होंगे आपस में, तो मैं क्या करूँगा, पहले उनको ऐसे ही एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, और फिर उनको क्या कर दूंगा, उनका एडिशन कर दूंगा। बेसिकली जैसे मैं अगर यहीं पे अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास, ये है ए और ये है बी। जो बी वेक्टर इसका एंगल है थीटा, ए वेक्टर इसका ओरिजिन से एंगल है फाई, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट, एक्स कैप लगा दे, यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली। जब वेक्टर बोलोगे तो अच्छे समझ में आएगा, अभी बेसिकली बस ध्यान रखो कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि मैं कौन सा कंपोनेंट निकाला हूँ, कि मैं एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट निकाला हूँ। वैसे ही बी का साइन वाई की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा ऑफ वाई कैप, ठीक है। अब वैसे अगर मैं ए का निकालूँ, तो ए कॉस फाई एक्स कैप प्लस ए साइन फाई वाई कैप, ये दो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ गए। तो अब अगर मैं इनको एडिशन करना है, इन दोनों के बीच में इनको एडिशन करना है, फिर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। मान लो ये दो वेक्टर स्पेस में तुम्हारे पास दे दिए और बोला गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो कैसे निकाला जाएगा, कुछ नहीं करना है हमें, हमें एक्स वाले कंपोनेंट जोड़ दो और वाई वाले कंपोनेंट अलग अलग जोड़ दो। तो अगर मैं ए का एक्स वाला कंपोनेंट बी के एक्स वाले कंपोनेंट का जोड़ूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए प्लस, नहीं सॉरी, ए कॉस थीटा एक्स कैप प्लस ए कॉस फाई एक्स कैप। वैसे ही मैं वाई वाला यहाँ पे तुम एक्स कैप को कॉमन भी ले सकते थे, वैसे ही मैं वाई कैप वाला जोड़ूंगा, तो मैं कह सकता हूँ बी साइन थीटा वाई कैप प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, पहले हम एक्स कैप वाले जोड़ देते हैं साथ में। तो मैंने क्या कर दिया, बी
कॉस थीटा प्लस ए कॉस फाई, और ये एक्स कैप पूरा साथ में लगा दिया। वैसे ही मैं क्या करूं, साइन वाले भी जोड़ दूं, तो बी साइन थीटा प्लस ए साइन फाई वाई कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओवरऑल मेरे पास ये कंपोनेंट रिजल्टेंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे कि एक्स में इतना चलना चाहिए और वाई में इतना चलो तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब बात आती है कि इसका एंगल कैसे निकाला जाएगा। तो एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, टेन इनवर्स ऑफ क्या करना है, वाई वाला कंपोनेंट अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट, जो भी आएगा ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इस रिजल्टेंट वेक्टर का ओरिजिन से एंगल आ जाएगा। तो मान लो अगर ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंगल हो जाएगा। देखो लगने के लिए ये क्या लग रहा है, थीटा 1 मान लेता हूँ इसको, लगने के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है पर बहुत आसान है। अभी मैं इसको इसमें अप्लाई करके देखूंगा तो तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वाले ही में ही हम इसको अप्लाई करके देखते हैं पहले। तो ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। दोनों की लेंथ क्या है, 1 1 है, और दोनों क्या है एक दूसरे 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री से ही क्या है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है 60 डिग्री का है, या फिर दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले को x के कंपोनेंट में तोड़ना चाहूँ, x और y कंपोनेंट में, तो ये तो खुद ही x एक्सिस पे है, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि क्या है, 1 एक्स कैप प्लस 0 वाई कैप, सिंपल। इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा, अगर ये मेरी y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, 1 cos 60 एक्स कैप प्लस 1 साइन 60 वाई कैप, सिंपल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x वाले कंपोनेंट को आपस में जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 60 1/2 एक्स कैप प्लस √3/2 वाई कैप, ये आ गया मेरे पास। ये यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 3/2 एक्स कैप प्लस √3/2 वाई कैप। अब अगर मुझे एंगल निकालना है कि जो ये इसके रिजल्टेंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, तो रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा, उसके भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होती है। पर अगर मैं एंगल की बात करूँ बेसिकली, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ वाई वाले का कंपोनेंट यानी कि √3/2 अपॉन एक्स का कंपोनेंट 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। इसको मैं दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, और ये आ जाएगा 30 डिग्री मेरे पास। तो यहाँ से मैंने एंगल तो निकाल दिया, आसान था। ये सिर्फ मैंने किसके लिए बताया था, समझाने के लिए कि ये कहाँ से आया। और ये तुम ऐसे तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, 1 एंगल 0 और 1 एंगल -120 को पहले क्या वेक्टर्स की फॉर्म में बना दिया, कितने उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, और दोनों को आपस में ऐसे जोड़ सकते हैं, सिंपल है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ तक 30 डिग्री पे तो आएगा, पर इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, आर जो होगा ये कितनी लेंथ का होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर, जो भी आएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में अगर एक बार करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कर दूंगा 1/2। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से 9/4 प्लस 3/4 का होल रूट। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 12/4 विच इज की पावर 1/2 विच इज √3। ये और एक और मेथड होता है जो कि होता है मैग्नीट्यूड निकालने का डायरेक्ट, उससे एंगल नहीं निकलता, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, उसमें कुछ नहीं होता, √ ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए 2 टाइम्स ऑफ सॉरी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज 1 and 2, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो मैंने तो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है 1 माना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 इंटू 1। कॉस ऑफ 60 है दोनों के बीच का एंगल, कॉस ऑफ 60 1/2 होता है, और इसकी पावर 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1/2, इसका रूट। तो कितना आ जाएगा ये √3। अगेन यही आ रहा है जो उस मेथड से आ रहा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 30 डिग्री पे आएगा, और कितने पे आएगा, √3 टाइम्स ज़्यादा होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मैंने सेम माना हुआ है। थैंक यू। इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ भी दिक्कत या फिर परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। और इसकी अभी और सीरीज़ आएंगी जिसमें हम और सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, तो अगले दिन नेक्स्ट डे आके मैं उन क्वेश्चन को आपके लिए यहीं पे ही यूट्यूब में ही सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।